सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। बहुत तरह की चर्चाएं हैं और कुछ चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। राजीव जी, सबसे पहले अगर हम इसको समझना चाहें, क्या यह माना जाए कि ये जो पैकेज है ये सभी सेक्टर तक पहुंचेगा जहां जहां तक अभी दिक्कतें दिख रही हैं? देखिए, ये जो पैकेज होगा इसमें दो मुख्य रूप से चीजें होंगी। पहली चीज, जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, आप प्रधानमंत्री के संबोधन में ध्यान दीजिए, उन्होंने सबसे पहले किन लोगों का नाम लिया, किन वर्गों का नाम लिया, तो उसमें उन्होंने बात की श्रमिकों की, उन्होंने बात की ठेला वालों की, पटरी वालों की, रेहड़ी वालों की। तो ये सरकार की नजर में सबसे पहले हैं जिनको लॉकडाउन के बीच में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और उनको आर्थिक राहत किस तरह से पहुंचाई जाए, ये सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरी बात कि अर्थव्यवस्था के लिए जब आप कदम उठाते हैं तो सरकार क्या कर सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर के लिए कोई बहुत अलग तरह की चीजें कर दी जाएंगी। कुछ खास गिने चुने क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर कुछ बहुत उनको रियायत दे दी जाएगी। वो सब चीजें नहीं होंगी, बल्कि मुख्य रूप से जो काम मुझे लगता है वो ये होगा कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आप लिक्विडिटी का इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विडिटी का काम वही है जो गाड़ी में लुब्रिकेंट का है। जब गाड़ी का पहिया लुब्रिकेंट कम हो जाता है तो वो आवाज करने लगता है, वो दिक्कत देने लगता है। लुब्रिकेंट आप लगाते हैं तो फिर गाड़ी ठीक से चलती है। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था में जब हर तरफ लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी का सीधा मतलब ये समझिए कि आप पूरे सिस्टम के अंदर ज्यादा पैसा उपलब्ध कराएं। और वो पैसा कहां से उपलब्ध होगा? वो पैसा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी कंपनी को बोलेगी कि ठीक है, आपको लॉकडाउन के बीच में 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हम उसका मुआवजा आपको दे रहे हैं, भरपाई दे रहे हैं, एक चेक लिख करके आपको दे दिया। वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बैंकों के माध्यम से, जैसा आरबीआई ने पहले भी किया कि म्यूचुअल फंडों के लिए लिक्विडिटी उपलब्ध कराई, एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी उपलब्ध कराई। उसका मतलब क्या है कि ठीक है, आपको पैसा चाहिए, आप अभी ले जाइए हमसे। उसकी शर्तें आसान होंगी, वो आसानी से उपलब्ध होगा, उस पर ब्याज कम होगा। इस तरह से पूरे सिस्टम के अंदर पैसा जो है वो ज्यादा आएगा, तो कैश फ्लो हर जगह बढ़ेगा। इसमें सबकी दिक्कत क्या है कि कैश फ्लो कम हो जाता है। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ, सबकी कमाई रुक गई, सबके पास जो पैसा आना था वो रुक गया। तो अगर मेरे पास कहीं से पैसा आना था तो मुझे जिसको पैसा देना है मैं उस चीज को भी रोक दूंगा। तो उससे क्या होता है कि सब जगह जो आर्थिक गाड़ी है वो अटक जाती है। जब पैसा कहीं से आना शुरू होता है तो फिर निकलना भी शुरू होता है और ये फ्लो फिर हर जगह चालू हो जाता है। तो सरकार का जो मुख्य ध्यान होगा वो इसी बात पे होगा कि कैसे पूरी अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो फिर से वापस अपने पुराने स्तर पर लौटे, पुराने सामान्य स्तर पर लौटे, जिससे कि चीजें बेहतर हो सके। जी। अब सर, एक सवाल मेरे पास आया आपके लिए कि एक छोटा दुकानदार है जिसकी दुकान 2 महीने से बंद है। अब वो बिजली के बिल, घर के खर्चे, ईएमआई, स्कूल की फीस वगैरह देकर अपनी सेविंग से जो काम चला रहा है, लेकिन अब उसकी स्थिति बहुत अच्छी अभी लग नहीं रही है। उसका व्यापार, उसकी छोटी दुकान कब खुलेगी उसे पता नहीं है। क्या ये जो पैकेज है किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसकी कोई मदद कर रहा है क्या? प्रत्यक्ष रूप से अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या उस दुकानदार को सरकार 10-20 हजार रुपए की आर्थिक राहत दे देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो आर्थिक राहत किनको मिलेगी? जैसे जनधन खाते में पहले भी पैसा डाला गया, फिर से इस तरह की योजना बनाई जा सकती है कि जनधन खातों में कुछ और पैसा डाल दिया जाए, महिलाओं के खाते में कुछ और पैसा डाल दिया जाए, वृद्धावस्था पेंशन जो है वहां पर कुछ पैसे डाल दिए जाए। इस तरह की चीजें आपको जरूर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आप ये सोचें कि ठीक है, मेरा कारोबार 50 दिन रुक गया, क्या मुझे इसका कोई मुआवजा मिलेगा? तो वो मुआवजा जैसा कुछ नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ठीक है, मेरे पास नकदी कम हो गई है, मेरे पास पैसा कम है और मुझे कारोबार को चलाने के लिए और पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको कुछ पैसा आसान शर्तों पर दे सकता है। तो हर जगह प्रोत्साहन इसी रूप में मिलेगा कि आपको अगर पैसे की कमी हो रही है तो आप पैसा ले जाइए, लेकिन वो पैसा मुफ्त उपहार के रूप में नहीं मिलने वाला है। वो पैसा आसान
और सस्ते कर्ज के रूप में मिलने वाला है। हाँ, मतलब आपको अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट करना है तो आपको एक तरह से यहाँ से बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन आप वापस मेहनत करके उसे लौटा दीजिए। मतलब जो आपको दिक्कत आ रही है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी आपकी। जी बिल्कुल। मुख्य बात यही ध्यान रखने की है, जिसको भी राहत मिलने वाली है, जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको छोड़ दीजिए, उसके हाथ में सीधे पैसे रखने की जरूरत है। लेकिन एक एमएसएमई है, उसका काम रुका हुआ है, तो उसके सामने क्या संकट है कि उसे कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, उसे वेतन देने के लिए पैसे चाहिए होंगे, और आज की तारीख में अगर उसका पैसा अटका हुआ है, उसे कहीं और से आना है पैसा और उसे आज नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? तो वो अपने बैंक के पास जाए और वहां से आसान तरीके से पैसा उठा सके, इसकी चिंता करनी होगी। बैंक नहीं तो एनबीएफसी के पास पैसा उपलब्ध हो, वहां से पैसा उठा सके। इस तरह की व्यवस्थाएं जरूर होंगी जिससे एमएसएमई हो, छोटे दुकानदार हो, उन सबको भी राहत मिले। एक दिलचस्प बात यह है, उन्होंने मध्यम वर्ग का भी जिक्र किया है, और आमतौर पे मध्यम वर्ग की शिकायत यही है कि जो अमीर हैं उनके लिए बड़े बड़े चीजें हो जाती हैं, जो गरीब हैं उनके हाथ में तुरंत मुफ्त राशन भी मिल जाता है या कुछ उनको नगद सहायता मिल जाती है सरकार से। मध्यम वर्ग जो है वो बीच में बैठा रह जाता है। उसके सामने, जैसे आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई ठीक है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, उसमें मुझे क्या मिलेगा? अब अगर आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आपके महीने में जो चेक या आपके अकाउंट में जो पैसा आता है वो आ ही रहा है, तो इस अर्थव्यवस्था में आज की तारीख में सबसे कम प्रभावित आप ही हैं जो वेतनभोगी वर्ग है। अब वो भी अगर ये आशा लगा के बैठ रहा है कि ठीक है, क्या मुझे भी इसमें कुछ मिलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने उसके लिए कहा है कि जो ईमानदार मध्यम वर्ग है, जो ईमानदारी से टैक्स भरता है, हम उसके लिए भी कुछ करेंगे। तो ये एक दिलचस्प पहलू है कि उसको किस रूप में रियायत दी जाने वाली है, मध्यम वर्ग को क्या प्रोत्साहन मिलने वाला है इस पैकेज में। ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर नजर रखने की जरूरत होगी। हाँ सर, वो मैसेज भी बड़ा सर्कुलेट हो रहा है कि जो हाई क्लास है उसको रिबेट मिलेगी और जो मिडिल क्लास है उसको टीवी पर देखने को डिबेट मिलेगी। तो बिल्कुल वो डिबेट अभी हम लोग कर रहे हैं। जी नहीं सर, हम तो खैर चर्चा ही कर रहे हैं, अभी डिबेट की स्थिति नहीं है। लेकिन सर क्या एक चर्चा और है अभी कि क्या जीएसटी को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं स्लैब में, ताकि क्योंकि जीएसटी के स्लैब को लेकर बार बार मार्केट से मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि ये कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी कोई ऐसी संभावना लग रही है? देखिए, जीएसटी का जो भी फैसला होता है वो जीएसटी परिषद में होता है, जीएसटी काउंसिल में। तो यदि आप 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुंह से जीएसटी के बारे में कोई घोषणा सुनना चाहते हैं तो शायद ये उचित अपेक्षा नहीं है। वहां जीएसटी के मोर्चे पर जो भी फैसला होगा आगे चल करके वो जीएसटी परिषद की बैठक जब होगी उसके माध्यम से ही होगा। जी सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जैसा आप बता रहे हैं कि गरीब के हाथ में पैसा देना होगा, आपको लग रहा है इस और ज्यादा प्रयास होंगे? देखिए, उस दिशा में आज की तारीख में सरकार के पास जो सबसे सक्षम मैकेनिज्म है वो जनधन खातों के रूप में है। अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करें तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तैयारी आज की तारीख में नहीं है। सरकार का ढांचा, अगर सरकार सोचे भी कि हम आज की तारीख में इसे लागू कर दें तो वो उसके लिए प्रशासनिक तैयारी जिस स्तर की होनी चाहिए वो नहीं है। और आज की तारीख में जरूरत क्या है कि जो जहां है उसे तुरंत राहत मिले। अगर कोई मजदूर अपने गांव में पहुंच चुका है और अब उसके सामने समस्या ये है कि मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, मुझे अगले 1 महीने 2 महीने का समय कैसे बिताना है जब मैं गांव पे बैठा हूं, क्योंकि वो जहां जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था अचानक से आप लोकल की बातें जितनी भी कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि उसकी फैक्ट्री अगर मुंबई में थी या सूरत में थी या जम्मू में थी या लुधियाना में थी वो फैक्ट्री उठ करके उसके गांव में आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो अगले 2 महीने तक वो मजदूर क्या करेगा? तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप मनरेगा में ज्यादा एलोकेशन करें और मनरेगा के कामकाज में तेजी करें। लेकिन मनरेगा का काम आमतौर पर वैसा ही होता है जैसा एक बार मतलब चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा हुआ है कि जब अकाल की स्थिति हो, दुर्भिक्ष की स्थिति हो, तो फिर राजा को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है? तो वो चाहे गड्ढे खुदवाए और गड्ढे भरवाए, लेकिन वो प्रजा को कुछ इस तरीके से काम दे, राहत दे, उनके हाथ में कुछ अनाज दे, पैसे दे। तो मनरेगा भी एक तरह की वही स्कीम है कि आप गड्ढे खुदवाइए, गड्ढे भरवाइए, लेकिन एक आदमी को काम दीजिए और उसके हाथ में कुछ पैसे दीजिए। हालांकि मोदी सरकार ने उसका अप्रोच बदला, मोदी 1
के समय से ही हमने ये देखा कि उसका नजरिया ये बदला गया कि मनरेगा में भी हम ऐसे काम करवाएंगे जो ज्यादा उत्पादक हों, जिनसे आप गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें, आप गांव में कुछ कुएं तालाब बनवा लें या कोई सड़क बनवा लें। इस तरह के काम वहां पर मनरेगा के अंदर शुरू किए गए। पहले तो ये बिल्कुल वही गड्ढे खुदवाने और गड्ढे भरवाने वाली योजना थी, लेकिन उसके बाद अप्रोच बदला गया, नजरिया बदला गया और उसमें इस तरह के तरीके देखे गए कि जिससे आप मनरेगा के तहत लोगों को काम भी दें, जो न्यूनतम साल में 100 दिन काम देने का एक वादा था, उस वादे को भी आप पूरा करें और साथ में वहां पर कोई एक ढंग की चीज खड़ी भी हो जाए। राजीव जी, अभी जो ये पैकेज का ऐलान होने वाला है, हम ये सुन रहे हैं कि इसके कई स्टेप होंगे, तो प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? क्या कामगार, छोटे उद्योग या फिर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं सबसे पहले उन पर नजर? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो तो वही श्रमिक हैं, किसान हैं, जो ठेला वाले हैं, पटरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं। आप सबसे पहले जो मुझे लगता है कि इनके बारे में ही सुनेंगे घोषणाएं। जो इंडस्ट्री के स्तर पर जो चीजें आती हैं, मुझे लगता है कि वो चीजें बाद में आएंगी। और कल प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा था कि ये कई किश्तों में आ सकता है। उनकी बात से ऐसा लगा। तो जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री आज ही सारी की सारी घोषणाएं कर दें और पूरे 20 लाख का ब्यौरा आज ही रख दिया जाए, तो ये इंस्टॉलमेंट्स में आ सकता है। जी सर, जो बार बार ये बात हो रही है कि डिमांड सप्लाई वो वाली चेन पूरी तरह थम गई है, क्या यहां से कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि वो चेन घूमेगी? ये इस समय लॉकडाउन 4 में जो उन्होंने कहा कि नए रंग रूप में नए नियमों के साथ आएगा, उसका मतलब यही है कि जो आपकी सप्लाई चेन जहां जहां टूट रही है आप उनका ध्यान दीजिए और उस सप्लाई चेन को वापस जोड़ने पर एक अच्छा खासा जोर लॉकडाउन 4 में रहेगा और इसी के हिसाब से ढील दी जाएगी। बेशक उसमें जहां भी आप रेड जोन हो जाएंगे, जहां भी आपको कंटेनमेंट एरिया होगा, फिर वहां पे आप सप्लाई चेन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहां पर सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि आप किस तरीके से संक्रमण को रोकेंगे, किस तरीके से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकेंगे। तो वहां पे तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा, लेकिन जो इलाके ग्रीन जोन में रहेंगे, जो इलाके सुरक्षित नजर आएंगे, वहां पर आप ज्यादा पहले से ढील देंगे और उसे ढील दिए जाने का एक मुख्य ध्यान जो होगा वो इस पर होगा कि आपकी आर्थिक गतिविधियां वापस कैसे बने और उसमें आर्थिक गतिविधियों को वापस लाने के लिए आपको पूरी सप्लाई चेन, वो सप्लाई चेन कहाँ से शुरू होती है? वो सप्लाई चेन शुरू होती है जहां उत्पादन हो रहा है और दुकान पर जहां वो सामान बिक रहा है, उसके बीच में जितनी कड़ियां हैं वो सारी कड़ियां आपको जोड़नी पड़ेंगी। वो कड़ी बीच में कहीं भी टूटे तो फिर आपकी सप्लाई चेन जो है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि किसी भी चेन के बारे में कहा जाता है कि वो चेन उतनी ही मजबूत है जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। तो ऐसी कोई कमजोर कड़ी बीच में ना बचे, ऐसा कहीं कोई टूटी हुई कड़ी ना रहे, इसका ध्यान रखना होगा और तभी सप्लाई चेन आपकी जो है वो पूरी मुकम्मल हो पाएगी। जी सर, एक खबर मैं आपसे और, क्योंकि जो अभी आई है उससे मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन पर सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। 1 जून से देश की सभी सीएपीएफ कैंटीन पर 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजन अब सिर्फ स्वदेशी खरीद पाएंगे। ये क्या मैसेज है? अब इसके विवरणों पर जाना पड़ेगा। अब एक स्वदेशी आंदोलन चला था जब WTO का गठन हो रहा था और उस समय वामपंथी दल भी और संघ परिवार से जुड़े संगठन भी, वो भी स्वदेशी, दोनों एक साथ स्वदेशी का नारा लगाते थे और दोनों की तरफ से एक जैसे पर्चे बांटे जाते थे जिनमें लिस्ट बांटी जाती थी कि आप इन कंपनियों के सामान मत खरीदिए क्योंकि ये कंपनियां विदेशी हैं। लेकिन एक विदेशी कंपनी अगर भारत में अपनी फैक्ट्री लगा करके वहां उत्पादन कर रही है तो क्या आप उसे स्वदेशी मानेंगे या विदेशी मानेंगे? अब आज की तारीख में जो है भारत सरकार का जोर है मेक इन इंडिया, यानी बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आए, यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए और यहाँ से आप भारत की जरूरतों को भी पूरा करें और बाकी दुनिया में भी आप निर्यात करें। तो नजरिया एक वो है। तो ये आज का जो स्वदेशी है वो सीधे सीधे इंपोर्ट रिप्लेसमेंट पर ध्यान देता है, ये मुझे लगता है। उसका जो
एक मुख्य जोर है। पहले था कि विदेशी स्वामित्व, भले ही फैक्ट्री यहाँ है लेकिन अगर स्वामित्व विदेशी है तो हम उसे विदेशी मान लेंगे और उससे अपने आप को दूर रखेंगे। ये स्वदेशी इस मामले में अलग है कि आप एक तरफ दुनिया भर को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, तो हम ग्लोबल चेन से अलग नहीं हो रहे हैं। इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब आइसोलेशन में जाना नहीं है। ये नहीं है कि हम सारी दुनिया से कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने यहाँ घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर देंगे। वो घरेलू उत्पादन बढ़ाने में हमारे उद्यमी आगे बढ़कर के हिस्सा लें, उसका स्वागत है। यदि विदेशी कंपनियां भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती हैं तो उसका भी स्वागत है। ये स्वदेशी उनको नकारता नहीं है। जी सर, अब एक बात हमें समझाइए कि ये जो परिस्थिति है, ये जो ऐलान है, ये जो पैकेज है, आपके नजरिए से इससे हम फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, फ्यूचर यही है कि इतने बड़े झटके के बाद, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का जो डर है वो हमारे सिर से हटा नहीं है, वो अगले कई महीनों तक हमारे ऊपर रहने वाला है। और उसके चलते क्या होता है कि हर तरफ से एक निराशा फैलती है और किसी भी सेना के लिए आशा और निराशा जो है, मनोबल जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। एक जीतती हुई सेना भी अगर कहीं निराशा के भंवर में फंस जाए तो फिर वो हार सकती है। और अगर एक हारती हुई सेना में भी ये उत्साह भर दिया जाए कि हम जीत रहे हैं, वापस हमें हर तरफ सफलता मिल रही है, तो फिर वो हारती हुई सेना भी आगे बढ़ करके वापस जीत की ओर अग्रसर हो सकती है। तो ये जो पैकेज है, इसका सबसे मुख्य काम जो है वो देश में आशा का संचार करना है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, निश्चिंत रहिए कि आगे भविष्य हमारा अच्छा है और जहां जो दिक्कतें होंगी सरकार हर दिक्कत पर साथ खड़ी है। और जहां जो भी दिक्कत में है, जिसके सामने भी कोई आर्थिक समस्या है, उस आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए और मदद करने के लिए सरकार खड़ी है। तो इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, ये इस पैकेज का सबसे मूल मंत्र है। राजीव जी, एक बात बार बार सुनने में आ रही है, प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा कि इस संकट को अवसर में बदलना है। उन्होंने जिक्र किया पीपी किट और मास्क का कि वो हमारे यहाँ नहीं बनते थे और रोज 2 लाख बन रहे हैं। ये लोग समझना चाह रहे हैं, जब ये संकट काल है तो ये अवसर में कैसे बदलेगा? देखिए, अवसर यही है कि आप जिन जिन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर थे, उन सब चीजों के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। और इसका सीधा मतलब है इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट कीजिए। जहां भी आप अपने यहाँ जो चीजें नहीं बना रहे थे, उन चीजों को बनाने की क्षमता विकसित कीजिए। अगर वो क्षमता पहले है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं थी और इसके चलते आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो उन क्षमताओं को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाइए, ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाइए। और उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक तो अपनी जो उत्पादन फैसिलिटीज हैं, आप उसमें तकनीकी सुधार कीजिए, जिससे वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप कम लागत में ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की चीजें बना सकें। दूसरा एक तरीका होता है कि जो स्थानीय स्तर पर मांग है, उसको लेकर ही लोग जागरूक हों कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है और ये सामान नहीं खरीदना है। तो ये जो आत्मनिर्भरता का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, लोकल की जो बात कही है, लोकल का मतलब स्वदेशी की जो बात कही है, स्वदेशी शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बात वो असल में स्वदेशी की ही है। और वो स्वदेशी गांधी जी का स्वदेशी है और संघ का स्वदेशी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो हम आजकल देखते, कई बार देखते हैं, अभियान चलता है बॉयकॉट चाइना टाइप, ऐसा कुछ है क्या? ये निश्चित रूप से चीन का आर्थिक बहिष्कार ही है। प्रधानमंत्री के रूप में वो सीधे सीधे इस बात को नहीं बोल सकते हैं, उसके अलग राजनयिक फलितार्थ हो जाते हैं। लेकिन ये इस देश की जनता को यह बताने का प्रयास है, एक आह्वान है कि आप भारत में बनी चीजें खरीदिए, चीन में बनी हुई चीजें न खरीदें। क्योंकि इस समय सारी दुनिया में एक तरह से देखिए, उन्होंने कहा क्या कि इससे पहले जब मुख्यमंत्रियों से उनकी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया में समीकरण बदले थे, उसी तरह से एक बार फिर से वैश्विक व्यवस्थाएं बदलेंगी। तो उनका इशारा जो है वो बहुत साफ है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वापस स्थापित होने जा रहा है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में आपको
चीन से अलग हट करके बाकी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करने हैं और साथ में अपनी घरेलू जमीन मजबूत करनी है। यानी अपने यहाँ आप जितनी ज्यादा चीजों के लिए आत्मनिर्भर रह सकें, जितनी ज्यादा क्षमताएं अपने यहाँ विकसित कर सकें। और चूंकि सारी दुनिया इस समय चीन से कटने वाली है, जो आर्थिक बहिष्कार चीन का होने वाला है वो सिर्फ भारत से नहीं होने वाला है, वो सारी दुनिया से होने वाला है। आज ये खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई चीन के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ाने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप एक दिन एक बात कहते हैं, अगले दिन दूसरी बात कहते हैं, कल को जाकर के वापस वो ट्रेड डील कर भी लेंगे, उसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन हकीकत यह है कि आज तमाम देश, उसमें अमेरिका भी है, उसमें यूरोप के तमाम देश हैं, सब ये देख रहे हैं कि भाई आप जो चीन को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके बैठे हुए थे, आप उसके भरोसे पे नहीं चल सकते हैं। आप सिर्फ एक देश के ऊपर निर्भर रह करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाएं, ये संभव नहीं है। तो विकल्प के रूप में कौन से देश होंगे, तो उसमें एक बड़ा नाम भारत का आता है। तो तमाम देश अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चीन से हटा करके भारत में लाने के बारे में सोचेंगे। कई देशों ने इस तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम्स अपनी कंपनियों को देने शुरू कर दिए हैं कि आप अगर चीन से अपने प्लांट्स को हटा रहे हैं तो फिर हम आपको इस तरह से मदद देंगे। तो इन परिस्थितियों को समझना होगा। हमारे देश में तमाम राज्यों में जो श्रम कानूनों में बदलाव हो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात कही कल प्रधानमंत्री ने कि लैंड, लेबर, लॉज, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो कही हैं उसको आप एक पर्सपेक्टिव में समझिए कि जो बाहर से कंपनियां आना चाहती हैं, जो चीन से हट करके भारत में अपना प्लांट लगाना चाहती हैं, वो किन किन बातों से हिचकती हैं, आपको वो सारी बाधाएं दूर करनी पड़ेंगी, तभी आप इस मौके का फायदा उठा सकेंगे। जो आपदा से अवसर की बात है, उस अवसर का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है कि हाँ ठीक है हम भारत में जाएं, लेकिन उससे दिक्कतें दिख रही हैं कि वहां पर जाएंगे तो ये दिक्कत होगी जो हमें वियतनाम में नहीं मिलेगी, जो हमें ताइवान में नहीं मिलेगी, तो आपको वहां कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। उस कॉम्पिटिटिव होने की प्रक्रिया में ही हमने देखा था कि कॉर्पोरेट टैक्स में काफी कमी की गई थी और कॉर्पोरेट टैक्स को नई इकाइयों के लिए तो 15% तक पे ला दिया गया कि जो नए प्लांट्स लगाएंगे, जो बिल्कुल नए सिरे से अपनी इकाइयां स्थापित करेंगे भारत में, उनके लिए हम 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप एक सीक्वेंस में देखिए। जो एक आजकल बड़ा प्रचलित शब्द हो गया क्रोनोलॉजी, देखिए। तो आप उस क्रोनोलॉजी को जरा देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरीके से आप एक एक करके चीजों को हटा रहे हैं। इस समय जो लैंड का मसला है, देखिए यूपीए के समय में जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया, उसने इस देश में निजी प्रोजेक्ट्स के लिए तो खास तौर पे लैंड एक्विजिशन को बहुत ही मुश्किल बना दिया है। तो आप उस मामले में किस तरीके से चीजों को ठीक कर सकते हैं, ये आगे देखना पड़ेगा। श्रम कानून एक बहुत बड़ी समस्या रहे हैं जिनके चलते लोग हिचकते हैं। आप इस बात को, अगर आप ये कहें कि ठीक है मजदूर को एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन मजदूर को सुरक्षा कब मिलती है? जब उसे काम मिलता है। अगर उसे काम मिले ही नहीं तो फिर सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? यदि एक एम्प्लॉयर जो है, संभावित एम्प्लॉयर है, वो ये देखे कि आप इस देश में आएंगे, अगर आपने कुछ मजदूरों को काम पे रख लिया और फिर आप उन मजदूरों को काम पर रखने की स्थिति में हो या नहीं हो, लेकिन आपको उनको वेतन देना पड़ेगा, आपको उनको अपने साथ रखना पड़ेगा और आप उन्हें किसी तरीके से हटा नहीं सकते, तो फिर वो आदमी वहीं पे छोड़ देगा कि छोड़ो भाई, झंझट में कौन पड़े। बिल्कुल। यानी जो रोजगार मिल सकता था वो रोजगार मिलेगा ही नहीं। आज की तारीख में खतरा ये होता है। तो श्रमिकों का जो फायदा है वो किस बात में है कि आप उनके लिए बहुत बड़े एकदम सुरक्षा कवच तैयार करके रखें, लेकिन उनको रोजगार मिले ही नहीं, तो सुरक्षा कवच का फायदा क्या मिला? लेकिन यदि रोजगार मिलता है तो फिर उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। तो श्रम कानूनों का जो बदलाव हो रहा है उसको कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो अपने पुराने वही समाजवादी चश्मे से देख रहे हैं उन चीजों को। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अब नेहरू जी का समय जो है वो बीत चुका है और दुनिया आगे निकल चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए, एक एक चीज को समझाने के लिए। भविष्य में फिर आपसे जुड़ते रहेंगे, इन चीजों को समझेंगे कि कैसे अब ये जो संकट है ये अवसर में बदल सकता है। प्रधानमंत्री संकेत उसके दे रहे हैं।